प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ पर हम लेक्चर कर रहे थे, दैट इज़ प्राइवेटाइजिंग द वॉर। जो सिविलियंस हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, उनको किस तरह का इनसे थ्रेट है या चैलेंज है या ये कैसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर सकते हैं। हम उस पर आगे बढ़ते हैं। हमने इनके इतिहास के बारे में समझा, हमने ये समझा कि ये क्यों इनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये कैसे कैसे फ़ायदेमंद हैं। आज हम इसको और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको इनके नाम बता दूं, अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है। तो जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड हैं, दैट इज़ एकेडमी, यानी कि ब्लैक वाटर, पहले इसका नाम ब्लैक वाटर था, डिन कॉर्प इंटरनेशनल एंड ट्रिपल कैनोपी। सो ट्रिपल कैनोपी, डिन कॉर्प इंटरनेशनल एंड एकेडमी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम बेस्ड G4S मैंने G फॉर सिक्योरिटी, ग्रुप फॉर सिक्योरिटी। उसके बाद साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव आउटकम्स। उसके बाद रशिया की वैगनर ग्रुप, आप सब जानते ही हैं। तो ये मेन इस समय इंटरनेशनली काम करने वाली मिलिट्री कंपनीज़ हैं प्राइवेट कैरेक्टर की। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहली कहानी ये है कि जब हम प्राइवेट मिलिट्री की बात करते हैं, हम बात करते हैं मर्सेनरी की। मर्सेनरीज़ मतलब वो लड़ाके जो हमें पैसे दे करके मिलते हैं, किराए पर मिलने वाले लड़ाके, या हम इन्हें भृत्य सैनिक के रूप में भी देख सकते हैं, जो किसी राज्य के हार जाने के कारण वहाँ से निकल जाते हैं, भृत्य हो जाते हैं और फिर किराए के लिए, पैसों के लिए, किन्हीं के लिए भी लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकी कहानी बहुत पुरानी है। अगर आप बिफोर कॉमन एरा पीरियड में चले जाएं तो आपको ग्रीक सोसाइटी में सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं मर्सेनरीज़ ग्रुप को हायर करने के। लेकिन एंशिएंट पीरियड के दौरान सिर्फ ग्रीक सोसाइटी में ही ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। भारत में भी अगर आप मौर्यंस को पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि जिस समय में मगध राजवंश नंद शासकों के अंडर काम कर रहा था और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पर ग्रीक्स का अटैक हुआ, यानी कि अलेक्जेंडर का, उसके बाद जब अलेक्जेंडर यहाँ से चला गया और उसके क्षत्रप यहाँ पर राज करना शुरू हो गए, तो जितने भी क्षेत्रों को ग्रीक्स ने जीता, नॉर्थ वेस्ट में जो भी अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ थी, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, उनको अलेक्जेंडर ने जीता। और जीतने के बाद उन राज्यों की जो सेना थी, कई सैनिक और कई सेनापति उन राज्यों से निष्कासित कर दिए गए, निकाल दिए गए, आर्मीज़ डिसबैंड कर दी गई। वो सभी अल्टीमेटली यूटिलाइज़ किए चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने, इकट्ठे किए और एक सेना बनाई। तो भृत्य सैनिकों की सेना बनाई, ये बात याद रखिएगा। कई राज्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य के समर्थन में आए, अपनी सेना दी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भृत्य सैनिकों का भी था। ओके, तो कुल मिलाकर के कहानी ये आती है, जब हम मर्सेनरीज़ की बात करते हैं, मेनली ये माना जाता है कि ये प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इनके एजेंडे पर नेशन या नेशनल सेंटिमेंट्स नहीं होते, ये नेशनल इंटरेस्ट से काम नहीं करते हैं, अपने मास्टर के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट्स इनको इनके मास्टर से ही रिसीव होते हैं। ओके, अब दूसरी कहानी, ये उस समय से ही शुरुआत हुई है, ऐसा क्यों किया जाता होगा हम अभी समझेंगे। इस समय में दुनिया भर में इतनी चर्चा क्यों? देखिए, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ 1991, उसके बाद लगभग 60 लाख, 6 मिलियन कह रहा हूँ, कोल्ड वॉर के ख़त्म होने से, कोल्ड वॉर के दौरान यूटिलाइज़ होने वाले लगभग 60 लाख सैनिक डिसबैंड हुए। किधर जाएंगे? कोल्ड वॉर के दौरान बड़े पैमाने पर सेनाएं खड़ी की गई, कोल्ड वॉर समाप्त हो गया और अब वो युद्ध नहीं है, तो उन योद्धाओं की भी क्या ज़रूरत, तो वो कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। तो कोल्ड वॉर के बाद बड़े लेवल पर इन डिसबैंडेड सोल्जर्स के आधार पर हमने प्राइवेट कंपनीज़ को उभरते देखा, द मिलिट्री कंपनीज़। तो एक तरफ से यहाँ से इनकी एक्सेस सप्लाई आई। कोल्ड वॉर के समय में ही दुनिया भर में बड़े स्तर पर हथियार पैदा हुए, वॉर थिएटर बन चुका था पूरा वर्ल्ड। एक तरफ से कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय अमेरिका, दूसरी तरफ से कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय द यूएसएसआर एंड चाइना। और ऐसे में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, उस समय में 1945 से 1991 के बीच में जितने भी हथियार, आर्म्स क्रिएट किए गए, वो सभी आर्म्स
अब किस यूज़ में लेकर के आने, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था। तो आर्म्स वर एग्जिस्टिंग, एमिनेशंस वर एग्जिस्टिंग, उनके स्टॉक्स पड़े हुए थे। और तीसरी चीज़, अब ये जो सारे लोग यहाँ से डिसबैंड हुए, दे आर केपेबल इन फाइटिंग प्रैक्टिसेस, दे आर गुड इन फाइट्स, दे हैव नॉलेज ऑफ बैटल्स, कॉम्पिटेंट एक्टिविटीज़ आती हैं इन्हें, इनके नेटवर्क्स भी हैं दुनिया भर में अलग अलग सेनाओं के साथ, ये सब चीज़ों को जानते हैं। तो ऐसे में एक नया ही सिस्टम ऑफ ट्रेड क्रिएट हुआ, पैसा क्रिएट किया जाता था और वो पैसा यूटिलाइज़ किया जाता था आर्म्स परचेज़ करने के लिए। और उन आर्म्स के दम पर ये जो लोग हैं, द प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़, ये भी और इसके साथ कई तरह के टेररिस्ट ग्रुप वो अलग हैं, द मिलिशियाज, द रिबेल्स, द टेररिस्ट ग्रुप्स, उनके पास भी वेपन हैं, उनके पास भी वो ड्रग्स हैं, और वो भी उस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों को किडनैप करना, एब्डिक्ट करना, थ्रेट करना, फिरौती मांगना, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अल्टीमेटली जब इतने बड़े पैमाने पर सैनिक हैं, इतने बड़े लेवल पर आर्म्स हैं, और दुनिया भर में एक सिचुएशन ऑफ ड्रग्स ट्रैफिकिंग क्रिएट हो रखी है, कहीं पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है जिससे हेरोइन बन रही है, कहीं कोकेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इन तीन चीज़ों ने मिलकर के ही इन वेपन ग्रुप्स को जन्म दिया होता है, ये मेन प्लेयर है। तो अब हुआ क्या, कोल्ड वॉर के बाद देखिए, जो भी कंट्रीज़ अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ को अपने संरक्षण में रखना शुरू कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, अब डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ 1950s के दौर में, कई 1960s में, और आप हैरान हो जाएंगे 70s एंड इवन 80s में आज़ाद हुई हैं, अधिकतर 50s 60s में। और जब ये अफ्रीकन कंट्रीज़ आज़ाद हुई हैं, आपने अचानक कॉलोनियल रूलर्स ने इन्हें आज़ादी दे दी, उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम टर्मोइल में चला गया, हाई लेवल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई इन कंट्रीज़ में, क्योंकि अगर कहीं पर डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश हुई या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हुई हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर पॉलिटिकली अवेकेंड नहीं किए गए आज़ादियों से पहले डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए। देखिए, भारत में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई है, इस फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा योगदान यही नहीं है कि इसने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई है, सबसे बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने लोगों को ट्रेंड किया इस बात में कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं और इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करती हैं, मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस कैसे प्रभावी बनाई जा सकती है, डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, डेमोक्रेसी में स्टेट की क्या भूमिका है, सिटीजन्स की क्या भूमिका है, इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की ज़रूरत क्यों है एज अ सेफगार्ड। ये सारी चीज़ें, राष्ट्रवाद लोगों में पैदा करना, उन्हें राजनीति की समझ सिखाना, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, आप देखेंगे तो पहले से भारत में प्रक्रियाएं 1850 1860 से किसी लेवल पर चल रही हैं, बट 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत ही प्रोएक्टिवली एक मॉड्यूल के तहत की गई। ऐसे में जो भारत आज़ाद हुआ है, वो इन संस्थाओं के साथ डील करने में पूरी तरह ट्रेंड था। इंडिया वॉज वेरी मैच्योर विद द पार्लियामेंट्री सेशंस, विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इट वॉज वेरी वेरी मैच्योर in conducting the elections. Everything was there because people were trained, they were habitual, they were accustomed with the provisions of democracy. So people were demanding democracy, they were demanding their rights, they were understanding their duties, they were understanding their entitlements and their contribution to the nation building. ये चीज़ें थी। तभी हम अचानक से जिस दिन आज़ाद हुए, उसके बाद हम इन राजनीतिक रिवाजों, मर्यादाओं के साथ आज दिन तक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब साइमल्टेनियसली अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएंगे, कई सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जाएंगे और कई साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाएंगे, कॉलोनियलिज्म से इन्हें भी तभी आज़ादी मिली लगभग जब भारत को मिली। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीडम मूवमेंट्स और पॉलिटिकल
education, political awakening or the understanding of political institution at the level of the masses, वहाँ पर आर्टिफिशियल मैनर में आज़ादी देने के बाद आर्टिफिशियली एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में तो आया, बट वो रन नहीं हो पाए, वो आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि उन लीडर्स के पास जनता का, पीपल का कॉन्फिडेंस नहीं था. दे वर लैकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. They were ultimately, those leaders were ultimately appointed by the erstwhile colonial rulers. फ्रांस ने किसी को गद्दी पे बैठाया, किसी को स्पेन ने बैठाया, किसी को पुर्तगाल ने बैठाया, किसी को ब्रिटेन ने बैठाया, किसी को जर्मनी ने बैठाया. सब ने अलग अलग कॉलोनियल पावर्स ने अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, पैसिफिक आइलैंड नेशंस में अलग अलग कॉलोनियल पावर ने अपने जाने के बाद अपना अपना प्रोटीज या अपने फेवर में रहने वाला व्यक्ति या कुछ भी कहिए गद्दी पर बैठाया, बट दे वर नॉट कमांडिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. सो अल्टीमेटली जब इन्होंने फंक्शंस करने शुरू किए, दे वर मोर और लेस फंक्शनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर अर्स्टवाइल कॉलोनियल मास्टर्स. मेजॉरली तो यही हुआ, क्योंकि ऊपर से दौर भी कोल्ड वॉर का है. इन्हें एक तरफ से अप्रोच कर रहा है दैट कैपिटलिस्ट ब्लॉक, द यूएस बेस्ड, एक तरफ से अप्रोच कर रहा है द रशियन ब्लॉक, द कम्युनिस्ट ब्लॉक. तो एक तरफ तो ब्लॉक्स के प्रेशर हैं कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, और दूसरी तरफ ये अर्स्टवाइल कॉलोनियल पावर जो यहाँ पर रूल कर रही थी, कोई ना कोई जो गई हैं, उन्हीं के यहाँ से तार जुड़े हैं. यहाँ की पुलिस को ट्रेंड करने के लिए वही अपनी आर्मी को यहाँ छोड़ गए हैं या पुलिस को छोड़ गए. आज भी कई इंस्टीट्यूशंस में उनकी अहम भूमिका है. उन्हीं की कंपनीज़ इनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो कॉलोनियलिज्म ख़त्म होने के बाद जो नियो कॉलोनियलिज्म था, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज़ का वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट था कि दुनिया भर के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज़ करेंगे, उनकी चीप लेबर की वजह से, उनके एक्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, और लैक ऑफ लॉज ऑफ लेबर एंड लैक ऑफ लॉज ऑफ क्लाइमेट और द वेस्ट, हम इन वजहों से इन्हें यूज़ करेंगे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए. उसके लिए जब आप किसी नेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो नेचुरली अगर वो नेशन में जो लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वो ट्रूली लोगों के द्वारा ही खड़ी की गई है, लोगों के द्वारा समर्थन की गई है, तो वो व्यक्ति अपने लोगों के हक़ में बात करेगा. एमएनसीज़ को खुद के नेशन को एक्सप्लॉइट करने नहीं देगा, क्लाइमेट को बिगाड़ने नहीं देगा, और जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करने नहीं देगा. लेकिन अगर वो लीडर खुद को पब्लिक से अलग करके देख रहा है और वो अपने कॉलोनियल मास्टर को ही सर्व कर रहा है, तो वो इन कंपनीज़ को बेनिफिट्स एक्सटेंड करेगा, करप्शंस होंगी बहुत पैमाने पर, और अपनी फैमिली के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाएगा, आप ही गद्दी पर बैठता रहेगा, राजा बन जाएगा, लोकतंत्र से स्टेटस बदल लेगा, एक ऑटोक्रेटिक रूलर बन जाएगा. ओके, तो शुरुआत में ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी पॉवर्टी को ख़त्म होते नहीं देखा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते नहीं देखा, लोगों ने देखा करप्शन बहुत है, परिवार के ही लोग गद्दी पर हैं. लोगों का कॉन्फिडेंस जैसे ही लूज़ होता है लीडर से, तो जिसके पास में फोर्स होती है वो गद्दी को ले लेता है. तो बड़े पैमाने पर इन कंट्रियों में कू हुए, तख्ते पलट हुए, और वो सेना ने किए क्योंकि उनके पास ताकत थी. तो सेना के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो गद्दी पर बैठ जाते थे और वो लीडर डिक्लेयर कर देते थे खुद को. लंबे लंबे वर्षों तक, 20, 30, 40, 50 साल तक यहाँ पर लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने राज किया, ऑटोक्रेटिक मैनर में रूल किया. और ऐसा रूल जब यहाँ पर इस्टेब्लिश इन्होंने किया, तो देखने योग्य है कि इनके परिवार अमीर हुए, इनके रिश्तेदार सगे संबंधी अमीर हुए, लेकिन ये मुल्क अमीर नहीं हुए, ये मुल्क बड़े नहीं हुए. इनके नेचुरल रिसोर्सेज रेकलेसली यूटिलाइज़ किए गए डेवलप्ड नेशंस की कंपनीज़ के द्वारा, और उन यूटिलाइजेशन से जो बेनिफिट्स एक्रू हुए, जो बेनिफिट्स मिले, वो इन लोगों को, इन लीडर्स और इनके परिवारों को मिले. आम जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिला, खेती बाड़ी का विकास नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, घर नहीं मिले, सैनिटेशन नहीं मिली, बीमारियों के इलाज नहीं है. तो बदहाली आप देखिए चारों तरफ बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वहाँ पर, वो पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन, ये बहुत ज़्यादा है. बीमारियाँ, कम्युनिकेबल डिसीजेज़ आर रैम्पेंट ओवर देयर. आप देखिए जाकर के, मलेरिया से जुड़ी हुई बीमारियाँ भरी पड़ी हैं. इन सब चीज़ों के कारण लगातार लोगों के पक्ष की बात करने वाले गुट खड़े होते रहे, जिन गुटों को ऐसा लगता रहा कि ये लीडर्स उन कंट्रीज़ के साथ मिलकर के हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो अलग अलग लोग, अलग अलग गुट जो हैं,
उनके हथियारबद्ध फैक्शंस, द आर्म्ड फैक्शंस ऑफ दोज ग्रुप्स, वो खड़े होते रहे। तो ये कंट्रीज़ जो हैं, आप साउथ अमेरिका की कई कंट्रीज़ में चले जाइए, अफ्रीकन मेजॉरली कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर आपको इंसर्जेंट ग्रुप्स मिलेंगे। द इंसर्जेंसीज वर रैम्पेंट। इवन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी ये हुआ, इवन भारत के मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ में भी ये हुआ, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे द कोर ट्राइबल एरियाज़ हो। तो इंसर्जेंसीज हुई, आर्म्ड रिबिलियंस हुए, हथियारबद्ध विद्रोह, लोग खड़े हुए, ये सारी चीज़ें। ऐसे में इन लीडर्स को बहुत नीड थी कि उन मिलिशियाज़ को, उन इंसर्जेंट्स को कर्ब किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ये इनकी ज़रूरतें थी, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने रिजॉर्ट किया उन बड़ी कंट्रीज़ को, ये जिनके साथ अपने बेहतर रिश्ते बना करके बैठे हैं। कभी वो यूएस हुआ, कभी यूके हुआ, कभी वो रशिया हुआ। तो आज सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में मेजॉरली प्रेजेंस रशिया की वैगनर ग्रुप की है। तो लगातार रशिया ने अपनी आर्मी भेजने की बजाय, क्यों भेजे? इतनी हॉस्टाइल कंडीशन है वहाँ पर। आप सोच करके देखिए, जब आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में की बात कर रहे हैं, जब आप नॉर्मली अफ्रीका की बात करिए, वहाँ पर इंसर्जेंट्स को कॉन्फिडेंस प्राप्त है लोकल्स का, आर्म्ड ग्रुप्स को, रिबिलियस ग्रुप्स को कॉन्फिडेंस प्राप्त है लोकल्स का। ठीक, लोकल्स सारी रसद उन्हें देते हैं, सपोर्ट देते हैं, हाइड आउट्स प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। इतनी घने जंगलों वाली जो है वो सेटिंग है, टोपोग्राफी इतनी रगड़ है, होस्टाइल एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें आपके एंटी रहती हैं। ऊपर से आपके खिलाफ लोकल्स भी आपको समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि वो लीडर के अगेंस्ट चल रहे हैं, आपके समर्थन में नहीं रहेंगे वो। ऐसे में आप अपने मुल्क की सीधी सेनाएं जब भेजते हैं तो आप उनका नुकसान करवाते हैं। आपके मुल्क में लोग आपके खिलाफ होने लग जाएंगे, क्योंकि सेना के परिवार के लोग आपसे आके पूछेंगे कि क्या हुआ हमारे लोगों का, कहाँ चले गए वो। आप अपने मुल्क में ये डिस्क्लोज़ ही नहीं करना चाहते हैं, खोलना ही नहीं चाहते हैं कि आप सेना के रूप में उस मुल्क की मदद कर रहे हैं, जबकि आप कर रहे हैं क्योंकि आपको उस मुल्क का सपोर्ट चाहिए। आप नहीं चाहते कि वो दूसरे खेमे में चला जाए, या आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी प्रेजेंस बनी रहे, इनके रिसोर्सेज हम यूटिलाइज़ करते रहें, और फ्यूचर अगर हमारी कंपनीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का यहीं पर है तो वो फ्यूचर हम इंश्योर करके रखें। क्योंकि 2050 के बाद धरती पर अगर कोई बड़ी कंज्यूमर मार्केट होगी, अगर कोई बड़ी लेबर फोर्स होगी, तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही आएगी, जैसे आज वो एशिया से आ रही है, इंडिया और चाइना। 2050 के बाद ऐसा नहीं होगा। चाइना ऑलरेडी एजिंग में एंटर हो चुका है, और 2050 के आसपास इंडिया भी एजिंग की तरफ चला जाएगा बड़े पैमाने पर। तो तब युवा होगा इस पृथ्वी पर अफ्रीका। दुनिया की सारी कंपनियां, दुनिया के सारे मुल्क आज अगर देख रहे हैं तो भविष्य के लिए अफ्रीका की ओर देख रहे हैं, सब उधर ही जा रहे हैं। लार्जेस्ट मार्केट्स वहाँ होंगी, लार्जेस्ट वर्किंग पूल वहाँ होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन वहीं से मैक्सिमम होगा, वहीं से चीज़ें तय होंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी कंपनियों के लिए, अपने देश के लिए इंश्योर करना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्री या फिर अदर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की अप्रूवल भी नहीं चाहते अपनी सेना वहाँ भेजने के लिए, और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि आपको लोगों का विरोध झेलना पड़े अगर आपकी सेना का कुछ नुकसान पहुँचे। और सेना भेजनी भी क्यों है, अपनी मेन आर्मी वहाँ पर भेजनी भी क्यों है? फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉम्पिटेंट, क्योंकि आपको भी अपने हॉस्टाइल सराउंडिंग नेबर्स को भी मैनेज करना है। तो ऐसे में आप ईज़िली, बिल्कुल एकदम सिंपल मैनर में, फ्लैक्सीबल मैनर में, बहुत रैपिडली रिस्पॉन्स करिए और कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दीजिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को कि ऑन आर बिहाफ आप वहाँ जाइए और ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। तो इस तरह से दुनिया भर के मुल्कों में ये मेन ग्राउंड बना कि आर्थिक बदहाली थी, अचानक से आज़ादियाँ मिली कलोनियलिज्म पीरियड के बाद, और आज़ादी मिलते ही ब्लॉक पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया। और उस ब्लॉक पॉलिटिक्स में एक खेमे ने उस किसी भी कंट्री की एक लीडर को गद्दी से उतरवाया ताकि हमारे फेवरेट लीडर बैठ सके और इस कंट्री का सपोर्ट हमें मिले। तो उस उतरे हुए लीडर ने या तो इंसर्जेंट्स खड़े कर दिए या रिबेल खड़े कर दिए, अपने साथ मिला लिए, और उसने किसी दूसरे मुल्क की प्राइवेट मिलिट्री की सपोर्ट मांग ली। फिर जब वो गद्दी पर बैठा तो जिसे उतारा गया उसने भी यही रास्ता पकड़ा। या फिर जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा है, इसे उतार कोई नहीं रहा है, बट इसकी जन कल्याणकारी नीतियाँ नहीं हैं, लोग इसके विरोध में हैं, इसकी सत्ता बनी रहे, इसके समर्थन में लोगों को क्रश करने के लिए आपने अपनी प्राइवेट मिलिट्री भेजी। या फिर वो जो स्टेट है वो इतना रिसोर्सफुल ही नहीं है, इतने पैसे उसके पास नहीं है अभी इस स्टेज में कि वो अपनी स्टैंडिंग मिलिट्री, अपनी स्टैंडिंग आर्मी इतनी मेंटेन कर सके कि वो अपने बॉर्डर्स और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर सके, तो भी आपने उनको प्राइवेट मिलिट्री भेजी। बीट एनीथिंग, ये एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बना ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर
जब प्राइवेट मिलिट्रीज़ ने बड़े ऑपरेशंस, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। और जब 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद तो फिर सिनेरियो ही बदल गया। वो सभी सोल्जर्स फ्री हो गए, अब वो क्या करें। आपको रेडिली ट्रेंड लोग मिल रहे हैं, तो कोई भी कंपनी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड लोग मिल रहे हैं। बड़े पैमाने पर वेपन्स क्रिएट हो रखे हैं, वो मिल रहे हैं। और दुनिया भर में एक अच्छा खासा ड्रग ट्रेड और ड्रग फार्मिंग शुरू हो चुकी है, वो आपको मिल रहा है। तो आप इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना करके कंपनियां चला सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड में आप प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को देखिए। आज की डेट में प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज रियलिटीज़ क्यों बनती जा रही है दुनिया भर में। अगर आप टर्बुलेंस की बात करें तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज आज इस स्केल पर पहुंच चुकी हैं कि अगर कहीं पर शांति बहाल होने वाली भी है, उन्हें लग भी रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ख़त्म होने वाला है, तो वो वहाँ पर शांति बहाल होने नहीं देते। वो कोई ना कोई टर्बुलेंस वहाँ क्रिएट करके रखते हैं ताकि फर्दर प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ की नीड बनी रहे। ये एक सिचुएशंस। सेकंड सिचुएशन, कोई भी लीडर जो जनता के द्वारा चुना हुआ है, तो टेम्परेचर डाउन करो 1 पॉइंट। कोई भी लीडर जो जनता के द्वारा चुना हुआ है, वो किसी भी एक्टिविटी के लिए जनता को आंसरेबल है वाया द इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ऐसे में अगर आप अपने पीछे खड़ी किसी विशेष कम्युनिटी या अपनी कंट्री के प्राइड के लिए या अपनी ईगो के लिए किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश करेंगे कि हम प्राइवेट मिलिट्री के वाया ये करें ताकि ना तो अनुमतियां लेने पड़ें, ना ही उनकी कारगुजारी पर कोई जवाबदेहियाँ पर देनी पड़े, और ना ही हमारी सेनाओं का नुकसान हो। ऐसा हमेशा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक के मामले में किया, क्योंकि आपको अपने मेन सैनिक भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनका नुकसान कम से कम हो, ये चीज़ आप कोशिश करते हैं। जहाँ पर कॉम्बैट के दौरान आपको बहुत बड़े पैमाने पर कोलेटरल डैमेज सहना पड़ेगा, आपको ये पता होता है कि फिर वहाँ पर हमने फ्रंट ब्रांचेस, फ्रंट रनर्स प्राइवेट मिलिट्री को ही भेजना है। जब कोलेटरल डैमेज की सिचुएशन कम हो जाएगी, जब चीज़ें थोड़ी सी हमारे हाथ में पकड़ में आ जाएंगी, ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, तब हम अपनी मेन मिलिट्री वहाँ पर उतारेंगे। मेन मिलिट्री वहाँ पर उतरने के बाद हमारी इच्छा के अनुरूप काम करेगी। जब वो हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी मिलिट्री को बुलाएंगे और फर्दर वहाँ के जो ऑपरेटर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सेना है, हम प्राइवेट मिलिट्री के वाया अपनी विशेष के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेंड करा लेंगे और उस स्टेट को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से कई तरह के हिडन प्रोजेक्ट्स, कई तरह के हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, परमिशंस ना लेने की इच्छा, अपनी सेना का नुकसान ना कराना, मीडिया की नज़रों से बचना, जवाबदेहियाँ ना देना सिविल सोसाइटीज़ को, उनके सवाल जवाबों से बचना, मिलिट्री मैन के नुकसान से बचना, ये सारी चीज़ें और कम खर्चा, कॉस्ट में कमी आना, ओवरऑल एक दिन के लिए एक सरकारी सैनिक और प्राइवेट सैनिक की बात करें तो प्राइवेट सैनिक का खर्चा कहीं ज़्यादा, बट ओवरऑल अगर एक लाइफ स्पैन की बात करें तो सेना पर जितना खर्चा एक देश करता है उससे कहीं गुना कम खर्चा होता है अगर आप प्राइवेट मिलिट्री के द्वारा प्रोजेक्ट्स कराएं, क्योंकि आपकी कोई ट्रेनिंग लाइबिलिटीज़ नहीं है, एकोमोडेशन लाइबिलिटीज़ नहीं है, रिटायरमेंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, रेगुलर सैलरी लाइबिलिटीज़ नहीं है, ऐसी कोई जिम्मेदारियाँ आपको नहीं निभानी पड़ती हैं। वो कंपनी ही सब मैनेज करती है उन सब के लिए। आई बात समझ में? तो ये बड़ी चीज़ें बनी जिसके वाया आज प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज काम कर रही हैं और धरती पे हर जगह काम कर रही हैं। अब इसे ऐसा ना देखा जाए कि भाई ये कोई बहुत यूनिक चीज़ है और हमें इससे परहेज करना है। थोड़ी देर के लिए विचार किया जाए तो आज की डेट में मान लीजिए कि कोई भी NGO है, यूनाइटेड नेशन की कोई बॉडी है या कोई भी अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीट एनीबॉडी, ये किसी भी वॉर जोन में या किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में अगर किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है, वहाँ पे शेल्टर्स बनवाए हैं इन्होंने, खाना दे रहे हैं, लोगों को रख रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इनको भी प्रोटेक्शन अवेल कराई जाए? अगर यूनाइटेड नेशंस कहीं पर काम कर रहा है या कोई NGO कहीं काम कर रही है, कोई सिविल सोसाइटी कहीं पे कैंप लगाया हुआ है, मान लीजिए अफ़गानिस्तान का डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ पर किसी सिविल सोसाइटी का कैंप लगाया है जो है लोगों के भोजन के लिए, उनके रहने के लिए कोई शेल्टर्स प्रोवाइड किए हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए? तो ये सारे प्रोजेक्ट्स भी प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं, सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, और यही प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं बड़े लेवल पर इन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ के द्वारा। कोशिश ये की जाती है दुनिया के सभी मुल्कों के द्वारा कि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्टेट मिलिट्री के अलावा हम प्राइवेट मिलिट्री को यूज़ कर लें। तो आज प्राइवेट मिलिट्री यहाँ पर पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं, बट यहीं से एसोसिएटेड एक नेगेटिव भी है। प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ इन सारे कैंप्स को
लगातार ये विश्वास दिलाने में लगी रहती हैं कि आपको थ्रेट है, कोई ना कोई समस्या है, यहाँ पर अटैक हो सकता है। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटराइज़ कर देती हैं इन चीज़ों को। वेपन्स ले आती हैं, आर्मर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सिक्योरिटी बहुत बीफ कर दी जाती है, बार्ब्ड वायर्स लगा दी जाती हैं। इस तरह की मिलिटराइजेशन प्रोसेस के कारण आम लोगों में भय पैदा हो जाता है इस तरह की सिविल सोसाइटी, एनजीओज़ और पीस कीपिंग फोर्सेस के अगेंस्ट। तो पिछले लंबे समय से ये हुआ है कि दुनिया भर में इतने टर्मोइल हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग प्रोसेसेस हैं, जिसके लिए वो दुनिया के अलग अलग मुल्क की सेनाओं से सेना लेकर के पीस कीपिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, दुनिया भर की कंट्रीज़ ने ये देखा है कि पीस कीपिंग प्रोसेस डे बाय डे हॉस्टाइल होते जा रहे हैं, सेनाओं पर नुकसान आक्रमण होते चले जा रहे हैं, टर्मोइल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो धीरे 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 कॉन्ट्रीब्यूशंस दुनिया के तमाम मुल्कों का यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में बहुत गिर गया है। अब ऐसे में पीस कीपिंग प्रोसेस को जारी रखना है तो ये कौन मैनेज करेगा? तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का बड़ा हिस्सा प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों से आता है। तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स का बड़ा हिस्सा हैं, जिसके तहत वो इस तरह के पीस कीपिंग प्रोसेसेस जिसमें कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अचीव किया जा रहा है, लोगों में फिर से वापस से डिग्निटी इंस्टिल की जा रही है, उनके अंदर से डर ख़त्म किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि युद्धों के बाद आपको कैसे खड़े होना है, शिक्षा के प्रयोग उनके बीच में किए जा रहे हैं। दोज ऑल आर द पीस कीपिंग प्रोसेसेस। लेकिन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ के यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज जो कि प्रॉफिट मोटिवेटेड हैं, ये मान रही हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट्स कॉन्टीन्यूअस और पेरेनियल बनाए रखने हैं। इसी के लिए वो लगातार ये माहौल बनाते रहते हैं कि ये पीस कीपिंग प्रोसेस जो आपका चल रहा है, मिलिटेंट ग्रुप या कोई मिलिशिया या कोई रिबेल ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप के स्कैनर के अंडर है, ये थ्रेट है, आपको एक थ्रेट है और हमें इसे हेवीली मिलिटराइज करना है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए लगातार दुनिया भर में ऐसी ग्राउंड्स बना के रखते हैं कि दुनिया की सरकारों को, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं को इनकी ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा महसूस होती रहे। बट अल्टीमेटली इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण, पीस कीपिंग प्रोसेसेस को इस तरह से मिलिटराइज कर देने के कारण दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग प्रोसेस के रिजल्ट्स जो हैं वो यील्ड होने बंद हो गए हैं। लोगों में एक डिस्टेंस आ गया है, वो यूएन पीस कीपिंग प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस रखना छोड़ चुके हैं, लोगों में दूरी बढ़ती चली जा रही है और यूनाइटेड नेशन आज अपने इन टास्क, अपने इन पर्पसेस से चूक रहा है, अपने कामों से चूक रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मिलिट्री का रोल बढ़ गया है पीस कीपिंग में। प्राइवेट मिलिट्री अपनी नीड को बनाए रखने के लिए लगातार मिलिटराइज करके रखती है, डिफरेंट तरह की स्पेकुलेशंस और इन्फॉर्मेशंस को प्रमोट करके कि अटैक हो सकता है। ये चीज़ आम जनता के साथ दूरी बनाने में रोल प्ले करती है यूनाइटेड नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, और इसकी वजह से धीरे धीरे पीस कीपिंग प्रोसेसेस रिडंडेंट होते चले जा रहे हैं और आम जनता वापस से उन मिलिशिया ग्रुप्स, उन टेररिस्ट ग्रुप्स, उन रिबेल ग्रुप्स के नज़दीक चली जा रही हैं, जिससे क्राइसिस पेरिनियल हो जाता है, सिविल वॉर्स पेरिनियल हो जाती हैं और फिर प्राइवेट मिलिट्री की भूमिका एज अ कॉम्बेटेंट वहाँ पर भी क्रिएट हो जाती है और फिर वो बनी ही रहती है। तो लगातार फंड्स इनकी ओर फ्लो होते रहते हैं। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर करप्शन से आज कई तरह की रिसोर्स एरिया, अकाउंट्स, बैंक्स, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज़, रिफाइनरीज, सब चीज़ें लगाई हुई हैं एंड अंडर द हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर। अब मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी बुर्किना फासो में है, मान लीजिए माली में है, मान लीजिए छाड़ में है। अब आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पर, आपने उस गवर्नमेंट से प्रॉमिस लिया कि आप वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने आ रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा है, 30 साल तक कम से कम इस प्रोजेक्ट को कुछ होने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में वो कंट्री ये कोशिश करेगी कि हम इस कंपनी को मना सकें कि आप इन्वेस्ट करो, तो वो कंट्री ये ऑफ़र करेगी कि हम आपकी कंपनी को बाय द हेल्प ऑफ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी प्रोटेक्ट करवाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, किसी तरह की हॉस्टाइल एक्टिविटी हो, आपकी कंपनी, आपके प्रोजेक्ट को कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो इस तरह से आज दुनिया भर में देयर आर मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैनी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, मैनी माइनिंग एरियाज़, मैनी रिफाइनरीज, शिपिंग कंपनीज़, इवन मैनी प्राइवेट पोर्ट्स, जिनमें दुनिया भर के कंपनियों का और कॉरपोरेट सेक्टर्स का अरबों रुपया लगा है, उन सबको सिक्योरिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं द प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़, उनके ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट कर रही हैं वो। इवन आप किसी सॉवरेन स्टेट में हैं, सपोज़ कीजिए कोई भी कंट्री एक्स है, वो इज़ द सॉवरेन नेशन, आपकी कंपनी वहाँ लगी हुई है, आप कंपनी लगाने के लिए शर्त रख रहे हैं
कि आप उस सॉवरेन नेशन से कह रहे हैं कि हम कंपनी तब लगाएंगे अगर आपकी कंट्री में आप हमें हमारी द्वारा चुनी हुई प्राइवेट मिलिट्री कंपनी लाने देंगे इस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों की मदद से आज ये भी हो रहा है कि धीरे धीरे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज प्राइवेट कंपनियों के वाया उन सॉवरेन नेशंस में एंटर हो रही हैं, जो उन कमज़ोर सॉवरेन नेशंस की सॉवरेनिटी को भी थ्रेट है। ये भी एक समस्या का कारण है। तो ये एक सेकेंड रीज़न है कि जिसकी वजह से आती हैं, पर यह थ्रेट का भी कारण है। तीसरा, आज दुनिया भर के इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स हैं, ट्रेडिंग लाइंस हैं। जैसे सन 2000 के बाद से ही जितना भी सोमालिया का पायरेट एरिया है या कैरेबियन पायरेसी रीजन है, मेजॉरली इन्हें कौन मैनेज कर रहा है? द प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़। अलग अलग कंट्रीज़ ने इन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ को हायर किया है ताकि वो ट्रेडिंग रूट्स को इनके लिए प्रोटेक्ट करके रखें। इवन फॉर द एयरलाइंस, तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ आर गिविंग सर्विसेज। दुनिया भर में आर्म्स का इतना बड़ा ट्रेड है, ड्रग्स का इतना बड़ा ट्रेड है, और इन दोनों ट्रेड को चलाने के लिए देयर वर मैनी बिग फाइनेंसर्स। बिना फाइनेंसेस के यू कैन नॉट रन द ट्रेड ऑफ आर्म्स, दैट इज़ वेपन एंड द ड्रग्स। यू नीड इनर्मस फाइनेंस, बट दोज फाइनेंसेस आर नॉट बीन गिवन बाय द बैंक्स। वो बैंकों ने तो नहीं दिए, वो पैसा कहाँ से आया? इलिसिट वेज में पैसा जनरेट हुआ, दैट इज़ द ब्लैक मार्केट मनी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे पैसा जुटाती हैं, आर्म्स यानी कि वेपन डील, ड्रग डील्स में वो पैसा लगता है, और वो पैसे की फिर रिकवरी होनी ज़रूरी है। जब पैसों की रिकवरी नहीं आ रही है तो इस तरह की कंपनीज़ यूटिलाइज़ की जाती हैं, द प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़। दुनिया भर में कई मिलिशियाज ग्रुप, कई रिबेल ग्रुप्स, कई तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स किडनैपिंग्स कर रहे हैं। उन किडनैपिंग्स से लोगों को बाहर निकालने के लिए इस तरह की सिक्योरिटी कंपनीज़ यूज़ की जा रही हैं। तो देर आर मैनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी कंपनीज़। वो कभी आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कभी आपके द्वारा दिए गए इलिसिट फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कभी आपके लोगों को हॉस्टाइल कंडीशन से बाहर निकाल रही हैं, कभी आपकी एनजीओज़ को और आपके पीस कीपिंग प्रोसेसेस को वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, दुनिया भर के फाइनेंशियल और कैश मूवमेंट्स को वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स को वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो देर आर मैनी सर्विसेज। इवन आप वहाँ प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, कंडीशंस आर हॉस्टाइल, प्रोजेक्ट लगाना ईजी नहीं है। पहले प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज आ रही हैं, वहाँ पर माहौल बना रही हैं कि आप प्रोजेक्ट लगा सकें, सिचुएशन नॉर्मलाइज कर रही हैं, स्टेबलाइज कर रही हैं। फिर उन इलाकों में दे आर एक्सपर्ट टू मोबिलाइज द लॉजिस्टिक्स, आपको लॉजिस्टिक्स अवेल करा करके दे रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट। उसके बाद आपके ऑपरेशंस चलते रहेंगे तो आपको फर्दर सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग द मिलिट्री पर्सोनल और द पुलिस पर्सोनल टू प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सर्विसेज इन द हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर व्हेन देयर आर नो लॉजिस्टिक सर्विसेज आर अवेलेबल, और टू प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सर्विसेज टू द मेन मिलिट्री, that is the state militaries ultimately. Why do you want to waste your money to the logistic services to the state military? आप इनको रख ले रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर लोग। तो आपने कई लड़के लड़कियां सुने होंगे अपने पंजाब से यूएस मिलिट्री में जॉब करने के लिए गए, कहाँ पर पोस्टेड है? अफगानिस्तान और बाद में इराक में। वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे? लॉन्ड्री का काम, लॉन्ड्री का काम। वो कोई यूएस मिलिट्री में थोड़ी ना है। यूएस मिलिट्री को जो कंपनी प्राइवेट सर्विस दे रही है लॉन्ड्री की, वो उसमें है। तो इसी तरह की कई लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, तो वो सारी ये कंपनियां ऑफर करती हैं। आई बात समझ में? तो दुनिया भर में आज चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल की सिक्योरिटी है, बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी, बहुत हैवी सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट पर्सन्स की सिक्योरिटी। इवन पॉप ने वेटिकन सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट मिलिट्री रखी हुई है पूरी, और वो भी पूरी ताकड़, कोई से टच नहीं कर सकता। जैसे टॉप मोस्ट प्राइवेट मिलिट्री कंपनी पूरी वेटिकन सिटी को वही प्रोटेक्ट करती है, इज द प्राइवेट मिलिट्री ऑफ द पॉप। So बड़े बड़े religious institutions, the religious persons, the business tycoons, the magnates, the important business groups, the corporations, the companies, important shipping lines, in fact important airlines, they all are having private military and security companies for their securities. And this mushrooming culture of this private military companies are ultimately threat to the sovereignty of the nations, to the states. Those who are not capable to meet their competent you can say skills or the qualities, जो उनसे निपट नहीं सकते। तो कई मुल्क तो जो कमज़ोर हैं, छोटे हैं, उनके लिए तो चलिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने उनके लिए कॉम्बैट कर लिया है, ठीक है, आई बात समझ में? तो दे आर नॉट सेफ फॉर दैम। तो आज इस रूप में ये चैलेंज है। दे आर मर्सनरीज, दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नॉट फॉर द नेशन, नॉट फॉर द सिस्टम ऑफ स्टेट। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, इवन दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द अथॉरिटीज़, फॉर देम दे आर वर्किंग लाइक। आपको ऐसा लग सकता है कि वो पुतिन के लिए काम कर रही हैं, बट उन्होंने तो, वैगनर ग्रुप ने तो अभी पुतिन की ही बगावत कर दी।
उसी की ही खिलाफत कर दी थी। दे आर वर्किंग फॉर देयर बॉसेस, द बॉसेज आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। अल्टीमेटली हमने सिक्योरिटी को कमोडिफाई कर दिया। इसको क्या कहते हैं? कमोडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी। आपने सिक्योरिटी को एक कमोडिटी बना दिया। तो जब सिक्योरिटी, सुरक्षा एक कमोडिटी बन जाएगी तो अल्टीमेटली आप कोशिश करेंगे कि कैसे इन सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को सिक्योरिटी की ज़्यादा नीड हो। जब आप सिक्योरिटी को एक कमोडिटी बना देंगे, आप प्रॉफिट्स के लिए ही लोगों को सिक्योरिटी ऑफ़र करेंगे, तब आपकी कंपनी का धंधा इस बात पर खड़ा रहेगा कि सब सिक्योर हो जाए, सब पीसफुल हो जाए, सब हैप्पी हो जाएं, इकोनॉमीज़ अच्छी हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो जाए, एम्प्लॉयमेंट हो जाए, पॉवर्टी दूर हो जाए, माल न्यूट्रिशन, हंगर, स्टारवेशन दूर हो जाए, लोग एजुकेट हो जाएं, ग्लोबल हारमोनी इंक्रीज़ हो जाए, कम्युनल हारमोनी आ जाए, डिसहारमोनी ख़त्म हो जाए, तो अरबों डॉलरों का धंधा तो चौपट हो जाएगा प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का। तो आज आपको इस बात का विचार करना है कि चुनौती राज्यों के सामने सिर्फ इतनी नहीं है कि उसे अपने डाइवर्स मेंबर्स यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में जो एक दूसरे को लेकर के कोई कन्फ्यूजन या कोई डिलेमा या कोई वैमनस्य आ सकता है उसे दूर करना है। उसे इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि कोई प्रयास ना लगातार करता रहे कि ये लोग तो हारमोनी में जी रहे हैं, इनकी हारमोनी बिगाड़ी जाए। क्योंकि जब हारमोनीज बिगड़ेंगी तब ज़रूरत क्रिएट होगी हथियारों की, तब सोसाइटी में पीस बिगड़ेगी। जब हथियारों की ज़रूरत होगी तो हथियार बिकेंगे। हथियार बेचने का हम काम करेंगे, हथियारों की कॉन्टिजेंट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हथियार बेचने वालों को सिक्योरिटी हम देंगे, हथियार के डीलरों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक कोई इलिसिट चीज़ें ही नहीं होंगी तो उनको प्रोटेक्ट करने वालों की भी ज़रूरत क्या? जब वो होंगी तो उनकी ज़रूरत भी होगी। ड्रग पैडलर्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ड्रग टाइकून्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह के बिजनेसमैन्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में पीस के जो प्रोसेसेस हैं वो ये बिगड़े। ज़रूरी है कि हमारी ज़रूरत पड़ती रहे। तो सिक्योरिटी को कमोडिफाई किया जाता है। इससे अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो रही है। पैसा है तो सिक्योरिटी है, अदरवाइज़ नहीं। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसकी सिक्योरिटी का क्या? जो मुल्क कमज़ोर हैं उनकी सिक्योरिटी और उनके नागरिकों का क्या? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो व्यक्ति सिक्योरिटी लेकर के चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरे नागरिकों के अधिकारों का क्या? क्या उसकी सिक्योरिटी के पास किसी भी तरह से अधिकार है उसे सुरक्षित करने के लिए दूसरों पर आक्रमण करने का? अक्सर बाउंसर्स या पर्सनल बॉडीगार्ड्स अगल बगल के लोगों पर अटैक कर देते हैं। अक्सर मीडिया इन मुद्दों को उछालता है। आज तो ये मुद्दे मीडिया के रूप में उछल भी रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में जो सिटीजन है, जो इंडिविजुअल्स हैं, द पीपल ऑफ द कंट्री, दे आर सुप्रीम, दे आर द सॉवरेन। तो हम ये बात करते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति ने शक्ति का उपयोग कैसे किया, इसके अगेंस्ट कैसे थप्पड़ मार दिया, चलो मामला रफा दफा में निपट जाता है। लेकिन एक समय में अगर ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ का दायरा इतना बड़ा हुआ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स लेकर के चल रहा है, देश के ही अंदर मान लीजिए कि 10 बड़े बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्म्ड मिलिट्रीज़ अपनी प्राइवेट सिक्योरिटीज़ खड़ी कर ली हैं, तो क्या इज़ दैट नॉट अ काइंड ऑफ थ्रेट टू द लोकल पुलिसिंग, टू द स्टेट पुलिसिंग, टू द आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द नेशन? कितना थ्रेट क्रिएट होता है, वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो किसी भी तरह से एक सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्म्स, वेपन्स कैरी करने का मौका देती है, लेकिन ये पूरी तरह से उनकी निजी सुरक्षा तक सीमित होता है कि किसी को नुकसान ना पहुंच सके। और ऐसे में वो इंडिविजुअल बहुत सारी अथॉरिटीज़ को मल्टीपल लेवल पर अकाउंटेबल और आंसरेबल होता है, इसलिए वो वेपन को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करता है और कई ख़ास मौक़ों पर उसका वेपन रिज़र्व भी करा लिया जाता है। आम व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम उसकी सुरक्षा को क्या क्या चैलेंज और थ्रेट हैं इसे देखते हुए उन्हें वेपन्स का लाइसेंस देते हैं, लेकिन इसका पर्पज़ ही सिर्फ सुरक्षा है। अगर वो वेपन किसी और की असुरक्षा बन सकता है तो हम उन वेपन्स को चुनाव के समय में जमा करा लेते हैं, या किसी भी बड़े व्यक्ति का आना है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तब भी अगर वल्नरेबल थ्रेट है तो हम जमा करा लेते हैं। या फिर पब्लिक प्लेसेस में वेपन लहराने की अनुमति इलीगल है, हम उसे यूज़ नहीं करने देते। इंपॉर्टेंट पब्लिक गैदरिंग फंक्शंस में आप वेपन लहरा नहीं सकते, गोलियां चला नहीं सकते हवा में। हमने ये सारे नियम कानून बनाए इवन जस्ट फॉर द केस ऑफ वेपन। और फिर उसमें भी हमने देखा है कि किस कैटेगरी के वेपन्स रख सकते हैं, किस कैटेगरी के वेपन नहीं रख सकते। कॉम्बिटेंट वेपन्स आप नहीं रख सकते हैं, आपको नॉर्मल वेपन ही रखने की अनुमति है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्यों बनाई? क्योंकि पावर जब हम किसी को देते हैं तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं।
लेकिन इस मैनर में जब ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज खड़ी हो रही हैं विद ऑल द स्टेल्थ वेपन्स, एडवांस एमिनेशंस, and without having accountability, without having answerability to the civil societies, to the or authorities of your state and to the governments, so ultimately it is their threat to the civilians, their threat to the citizens, their threat to the peaceful order of the world. क्योंकि अगर इस तरह से एक बार सुरक्षा कमोडिफाई हुई तो पृथ्वी पर जो भी चीज़ कमोडिफाई हुई है, आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि उस कमोडिटी को जो भी सब प्रोड्यूस करता है उसने उस कमोडिटी की यूटिलिटी ख़त्म ना हो इसके सारे प्रयास किए हैं। उसने ये एफर्ट्स किए हैं कि मेरी कमोडिटी, मेरी गुड्स, मेरी सर्विसेज की नीड इस धरती से ख़त्म ना हो। और फिर सिक्योरिटी की नीड बनाए रखने के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इन सिक्योरिटी की नीड ज़रूरी है। जहां आर्म्ड रिबिलियंस नहीं है वहां आर्म्ड रिबिलियंस खड़े किए जाते हैं। जहां इंसर्जेंसीज नहीं है पहले वहां इंसर्जेंसीज खड़ी की जाती हैं, फिर काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पर ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज सोवरेन गवर्नमेंट से अरबों अरबों रुपया लेकर खा करके कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोजेक्ट करते हैं और इंसर्जेंसीज कर्व करते हैं, मास मसाकर होते हैं, डेथ होती हैं विदाउट एनी लायबिलिटी, विदाउट एनी आंसर्स। बड़े पैमाने पर महिलाओं पर एट्रॉसिटीज़ होती हैं, बच्चों पर एट्रॉसिटीज़ होती हैं, संस्कृतियाँ नष्ट कर दी जाती हैं। सबसे ज़्यादा थ्रेट सिविलियंस पहले स्टेज पर, और सेकंड वो स्टेट भी थ्रेट में आता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो स्टेट अब किसी भी मैनर में पीस रिस्टोर करना चाहता है, आर्म्ड रिबिलियन ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है, उनके साथ समझौते करना चाहता है, इनका धंधा बंद होते देखेगा पीएमसीज़ को। पीएमसीज़ ये होने नहीं देंगी, वो गवर्नमेंट में लॉबी करेंगी, उन मिनिस्टर्स को गद्दी पर लाना चाहेंगी, उस बंदे की सरकार गिरवाना चाहेंगी जो इनका धंधा बंद कराने की ओर जा रहा है, जो समझौते की बात कर रहा है, जो पीस कीपिंग की बात कर रहा है। उन लीडर्स को चुनेंगी आर्म्ड रिबिलियन ग्रुप्स में जो लीडर्स भड़काए रहना चाहते हैं। इस तरह से करके चाहे गवर्नमेंट डीरेल करनी पड़े, चाहे मंत्री बदलवाने पड़े, चाहे प्रधानमंत्री का असैसिनेशन ही क्यों ना हो जाए, चाहे सेना से तख्ता पलट कराना पड़े, चाहे आर्म्ड रिबिलियन ग्रुप्स को ऑन बोर्ड लेना पड़े, बी इट एनीथिंग, दे विल डू दैट, देयर थ्रेट। आई बात समझ में? सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज़ कि अगर हमें इन्हें यूटिलाइज करना है तो ये मानना होगा कि मर्सनरीज बैन है। हमारे मॉडर्न सिस्टम ऑफ कॉम्बैट में मर्सनरीज आर बैन, जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत बैन है। मैंने मॉन्ट्रेक्स डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया, उसकी सिग्नेटरी के तौर पर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस, बट मर्सनरीज आर बैन। फॉर द यूज़ ऑफ पीएमसीज देयर आर मैनी अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटीज़। और हमको चाहिए कि हम मॉन्ट्रेक्स डॉक्यूमेंट साइन करें। भारत प्राइवेट मिलिट्री कंपनी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको पहले ही बता दूं। ओके, भारत अपने किसी तरह के कॉम्पिटेंट ऑपरेशन के लिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ को यूज़ नहीं करता, लेकिन अमेरिका करता है, ये प्रोक्लेम्ड है और वो लीगली करता है। रशिया करता है, प्रोक्लेम्ड है और वो डॉक्यूमेंटेड मैनर में लीगली करता है। लेकिन अलग अलग मसैकर इवेंट से ये भी क्लियर है कि उन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ ने आज तक कितनी हॉस्टिलिटीज़ कमिट की हैं। सो कुल मिलाकर के कहानी ये आ जाती है कि हमें इन्हें नॉन कॉम्पिटेंट एक्टिविटीज़ तक लिमिट करना होगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि लॉजिस्टिक सप्लाई तक रहें, ट्रेनिंग तक रहें। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करें जो मिलिट्री सर्विसेज को और एफिशिएंट बनाएं और इन्हांस करें। इसके बावजूद भी चाहे ये बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हैं, ट्रेडिंग रूट्स को सिक्योर कर रहे हैं, ये सैनिटाइजेशन कर रहे हैं किसी एरिया का जहाँ से कोई काफ़िले निकल रहे हैं, उस चीज़ को क्लीन अप कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कनेक्टिंग नेट का काम कर रहे हैं, ये बीट एनीथिंग। ये ऐसी चीज़ें जब कर रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशंस बहुत नीट एंड क्लीन मैनर में होनी चाहिए, इनकी इन्फॉर्मेशंस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए, इनकी सिविल सोसाइटीज़ के प्रति, आम जनता के प्रति अकाउंटेबल हो, जैसे कि मीडिया, सिविल सोसाइटीज़ इनको जान सके। इसके लिए ज़रूरी है कि इनसे जुड़ी जानकारियाँ जन तक कर दी जाएँ, जनता में लेकर के आए। तो सिविल सोसाइटीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो, मीडिया ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो इन चीज़ों को लेकर के, उसे पता हो कि कौन से ग्रुप कहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑफिसेज शुड बी प्रॉपरली रजिस्टर्ड, एम्प्लॉयज़ का पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा होना चाहिए कि कौन कहाँ किस प्रोजेक्ट पर किस मैनर में काम कर रहा है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है। बट कहानी वही है, उनका काम ही अंडर कवर ऑपरेशंस के लिए होता है, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए होता है। ऐसे में ऐसी जानकारियाँ दे पाना ही उनकी वेरी इफेक्टिवनेस पर अटैक है। ऐसी जानकारियाँ ना मिल पाना ही तो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो कोवर्ट मैनर में कहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने किसको ऑन बोर्ड लिया किस समय में, यही तो महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सारी चीज़ें किसी भी देश की सिक्योरिटी को इस मैनर में भी थ्रेट हैं कि अगर प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ का साइज़ इतना बड़ा होगा, आज माना जाता है कि दुनिया भर में ये लगभग $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। अगर इनका साइज़ इतना बड़ा है
तो ये दुनिया के किसी भी मिलिट्री पर्सोनल, किसी भी सिविल सर्विसेज ऑफिसर को किसी मैनर में करप्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इंटेलिजेंस लीकेजेस के लिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन, वो इंटेलिजेंस अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क को चाहिए, दे कैन गैदर दैट फॉर देम, और अल्टीमेटली देयर इट इज़ द थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ दैट नेशन, सिक्योरिटी ऑफ दैट नेशन। तो कुल मिलाकर के कंपनीज आर वर्किंग विद द वेस्टेड इंटरेस्ट, with the profits, having no accountability, they are having enough gray areas, is a kind of working as a shadow state in the states without any accountability to the social media, to the civil societies, to the media, and ultimately not belonging to the civilians living over there. They are not connected to them. ये उनके बीच के नहीं हैं, ये उन्हें जानते नहीं हैं, इनकी उनके प्रति कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, ये उनसे रिक्रूट नहीं होते। हमारे देश के सैनिक भी अगर आपको थोड़ी देर के लिए पता लगे विदेशों से रिक्रूट हो रहे हैं, चाहे वो सरकार के प्रति अकाउंटेबल हैं, चाहे वो प्रॉपर एग्ज़ाम दे करके आए, लेकिन आपको पता लगे कि वो फ़ॉरेन से रिक्रूटेड है, आपको कैसा महसूस होगा? आपके देश के सैनिक आपके बीच से आते हैं, आप ही लोग बनते हैं, आप ही से चुने जाते हैं, वो अपने देश के प्रति, देश की सीमाओं के प्रति, देश के सम्मान, स्वतंत्रता और अस्तित्व के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये सारी अकाउंटेबिलिटी से बचना, इनका फ्लेक्सिबल होना, रेंडमली कहीं भी इन्हें प्रोजेक्ट एलोकेट करना, इनके रैपिड एक्शंस, इनका पैसा दो काम कराओ वाला एटीट्यूड, इनका हिडन रहना, लोगों में ना आना, मीडिया के पास इनके बारे में ज़्यादा लिखने को ना होना, और दुनिया भर में मुनाफे का काम बना होना, कार्टेल बन चुका है, पॉलिटिशियन भी उसका हिस्सा है, ड्रगिस्ट भी उसका हिस्सा है, वेपन डीलर भी उसका हिस्सा है, और आर्मी पर्सोनल सप्लायर भी उसका हिस्सा है। इट्स अ बिग कार्टेल एट द वर्ल्ड लेवल। ये सारी चीज़ें इसे लुभावना बनाती हैं, ये इसे लुभावना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य की सेनाओं के कमज़ोर होने के कारण, थ्रेट्स का स्केल बहुत हायर होने के कारण, और मल्टीपल एरियाज़ में आज सिक्योरिटी की नीड होने के कारण ये उपयोगी भी है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का कैश लाने ले जाने में आप इनकी भूमिका उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो अपने किन्हीं भी फॉरेन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए आप इनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपने समुद्री जहाज़ों को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपनी निजी सुरक्षा के रूप में इन्हें यूज़ कर रहे हैं, चाहे थ्रेट असेसमेंट की बात हो, चाहे कहीं से जानकारियाँ निकलवाने की बात हो, ये सारी चीज़ों के लिए आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल पर्पसेस भी आज की डेट में थ्रेट कर रहे हैं विदाउट इंक्रीजिंग द बैगेज और बर्डन ऑन द स्टेट। उस मैनर में बैगेज नहीं बढ़ा रहे, बर्डन नहीं बढ़ा रहे हैं। आप इनसे ट्रैफिक पुलिस के काम ले रहे हैं, आप इनसे कई तरह के ऐसे काम ले रहे हैं जिसमें कि सीधे कॉम्पिटेंट प्रैक्टिसेस नहीं है, और दूसरा किसी तरह की पेनल्टी पनिशमेंट की एक्टिविटीज़ नहीं है, सिंपली ट्रैफिक को मैनेज करना है। तो कई राज्यों में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि ऐसे कामों में प्राइवेट पुलिस या प्राइवेट मिलिट्री को यूज़ कर लिया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस भी रही हैं। ओवरऑल हमने प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से जुड़ा ये जो 2 लेक्चरों के वाया एक अप्रोच आपको देने की कोशिश की कि आप ये समझें कि सुरक्षा किसी भी नागरिक का, व्यक्ति का अधिकार है, और एक संप्रभु राज्य को वह सुरक्षा आपको मुहैया करानी है। लेकिन सुरक्षा किसी भी रूप में कमोडिटी नहीं बननी चाहिए कि कोई शक्तिशाली है तो सिक्योरिटी अफोर्ड करे, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड करे क्योंकि उसके पास पैसा है, और दूसरा कमज़ोर है तो वो सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। राज्य की दृष्टि में सभी समान हैं, सभी को समान सुरक्षा देना अनिवार्य है, और ऐसे में सुरक्षा बुनियादी अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार है आपका। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। वो आपको अपनी संपत्तियां, अपना सब कुछ प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, और ये ज़रूरी है। आपके पास राइट टू लाइफ है, कोई भी उसे एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आपसे ले नहीं सकता। तो देश की जिम्मेवारी बनती है पुलिसिंग के वाया और सेना के वाया आपको वो सुरक्षा प्रदान करना। ऐसे में अमीर गरीब, आगे पीछे, ऊंची नीची जाति, ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पावर ब्रूटल होती जाएगी, पैसा महत्वपूर्ण होता चला जाएगा, अकाउंटेबिलिटीज़ रिड्यूस होती जाएंगी, सिक्योरिटी बहुत ही हाई प्राइज्ड आइटम हो जाएगी, हर किसी को चाहिए होगी। क्योंकि सिस्टम में जब अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस का फेलियर होता है, और जब इंस्टीट्यूशन फेलियर होता है आम नागरिक की संरक्षण जो सपोर्ट प्रोटेक्शन है बहुत वल्नरेबल होती है, वो थ्रेटन्ड होता है। ऐसे में फिर सुरक्षा एक कमोडिटी के रूप में रोल प्ले करती है, और वो किसी भी नागरिक या किसी भी राज्य के लिए लंबे समय के लिए ठीक नहीं, ये नुकसान का कारण बनेगी।
जिन पुराने ज़मींदारों ने लठैत रखे होते थे वो किसानों पर अत्याचार करते थे। ये ठीक नहीं। फिर बाद में पुलिसिंग हुई और पुलिसिंग ने ज़मींदार को और किसान को एक नज़र से देखा और सारे लठैत निकाल के भगा दिए। तो ये गूंस रखना, गुंडे रखना, बदमाश रखना, लठैत रखना, आप इमेजिन करिए आपकी कॉलोनी में जिसके पास 4 बदमाश या गुंडों का साथ है वो कितनी धाक जमाता है। तो दुनिया भर में अगर इस तरह से प्राइवेट मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ते चले गए, नागरिकों को कितना थ्रेट है, सिविलियंस के लिए ये कितनी नुकसान की बात है। ये भी एक सिंबल ऑफ स्टेटस बनेगा, ये भी एक सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस के साथ साथ आपकी एक पोजीशनिंग तय करेगा कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं या कितने डिप्राइव्ड हैं, चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे वो पॉस्चरिंग हो किसी पोर्टफोलियो के लिए फॉर द पर्पस ऑफ मिनिस्टर, और चाहे ही दुनिया में किसी मुल्क के साथ आप डील कर रहे हैं, द स्ट्रॉन्ग बड़ा मुल्क छोटे मुल्क को किसी मैनर में ऑन ग्राउंड ला सकता है, डरा के, धमका के, प्राइवेट मिलिट्री को यूज़ करके आप दुनिया के नेताओं को डरा सकते हैं। बड़े कंट्रियां दुनिया के नेताओं को डरा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर के WTO से होकर के बड़ी संस्थाओं में अपनी मर्जी के बिल के लिए उनका वोट मांग सकते हैं, उनका सपोर्ट मांग सकते हैं, और ये ठीक नहीं है। इस तरह से एक हार्मनी बेस्ड ग्लोबल सोसाइटी जो कि इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट पे खड़ी हो नहीं बढ़ेगी। ये इगैलिटेरियनिज्म को थ्रेट है, ये इक्वलिटी को थ्रेट है, ये सिटीजन सॉवरेनिटी को थ्रेट है, ये सिविलियन सिक्योरिटी को थ्रेट है, और अल्टीमेटली ये आर कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी, आर कमिटमेंट टू द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हमें इन्हें हर मैनर में रेगुलेट करना है, ये ज़रूरत है आज के समय की। हम इन्हें रेगुलेट करें, फिर एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ इनका हम नॉन कॉम्पिटेंट एक्टिविटीज़ में सिविलियन मैनर में जो यूज़ हो सकते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो या किसी भी और एक्टिविटी के लिए, देन वी कैन यूज़ इट। चाहे वो किन्हीं वैक्सीन्स को ही प्रोटेक्ट करने की बात हो, but we can use them. They must be answerable, accountable, they must be covered by the civil societies, media, they should be registered under the proper authorities, and there should be all the checks and balances with them. आई बात समझ में? चलिए, आप इसे अब किसी भी अखबार से, किसी भी आर्टिकल से, कहीं से भी पढ़िए, आपको ये हमेशा के लिए समझ आएगा। थैंक यू सो मच।